ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर कई समस्याओं का हल तलाशने में भारत ने अपनी रचनात्मक भूमिका से सबको प्रभावित किया है। भारत ग्लोबल साउथ को मजबूती प्रदान करने में भी हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा भी ग्लोबल साउथ को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आयाम की तरह रही। 2 जुलाई को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के बाद वापस लौटने वाले हैं। क्या रहे 5 देशों की यात्रा के अहम पहलू और कैसे भारत और भारतीयों का होगा इससे फायदा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, श्रोताओं के लिए हम बता दें कि जो ग्लोबल साउथ शब्द है उसका मतलब विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित रूप से देशों के लिए जाना जाता है। आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के धनी देशों की तुलना में इन देशों में उच्च स्तर की गरीबी, आय असमानता और जीवन स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण है। पहले इन्हें ही दूसरी दुनिया या तीसरी दुनिया के देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1969 में पहली बार शब्द आया ग्लोबल साउथ का। शुरुआत करते हैं घाना की यात्रा से। प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत घाना से हुई, जहां राजधानी अकरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ वैक्सीन उत्पादन, कृषि, रक्षा और खनिज सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित भी किया। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अशोक से सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। हम सब जानते हैं कि छठा गोल्ड का सबसे लार्ज प्रोड्यूसर है घाना, साथ ही इसे चॉकलेट का देश भी कहा जाता है, जो कि कोको का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत के नजरिए से कहें तो 24,000 करोड़ का व्यापार है हमारा घाना के साथ, 13,000 करोड़ का निर्यात और 11,000 करोड़ का आयात हम करते हैं। जहां पर ज्वाइंट कमीशन भी बना है, जहां डिफेंस सेक्टर पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया है, कल्चरल एक्सचेंज पर भी जोर दिया है। एक समअप के तौर पर घाना की यात्रा को कैसे देखते हैं? जैसे आपने कहा, ये ग्लोबल साउथ का देश है। ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश है। बहुत महत्वपूर्ण देश है। छोटा देश है परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है। और हमने देखा है जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 से, तब से चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा हो, भारत ने उन सभी देशों के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी जो यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर घाना में, अकरा में 30 साल के बाद गए हैं। इससे पहले 1995 में हमारे प्रधानमंत्री वहां पर उन्होंने यात्रा की थी। बहुत महत्वपूर्ण देश है। जैसे आपने कहा, वहां से हम सोना बहुत आयात करते हैं। बहुत वहां पर हमारा निवेश भी अच्छी मात्रा में है। वहां पर हमारी अपने जो डायस्पोरा जिसे कहा जाए वो भी काफी मात्रा में है। और अपनी भारतीय कंपनी जो है वो बहुत है वहां पर। मेरा अभी वहां पर जाने का अवसर हुआ और मैंने देखा, चाहे वो एयरटेल हो,
टाटा मोटर्स हो, अशोका लेलैंड हो वगैरह। और ये सभी हम देखते हैं जो ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं वहां पर, वो तो है, परंतु व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स वहां पर बहुत हैं। और उन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री मोदी का। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये कहेंगे, जो क्योंकि आजकल पूरे विश्व में रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की जा रही है, तो उसको हमको बहुत आवश्यकता है और उसकी मात्रा पूरे विश्व में बहुत कम हो गई है। तो वहां पर एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ही अच्छा ये पॉसिबिलिटी होगा, जो वहां पर हम माइनिंग कर पाए, वहां पर हम प्रोसेसिंग कर पाए। और क्योंकि हमारे संबंध इतने मधुर हो रहे हैं, तो उसको आगे ले जाने में हमें बहुत ही सुगमता होगी। श्री मोदी की यात्रा का अगला पड़ाव था त्रिनिदाद और टोबैगो। उन्होंने राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और राष्ट्रपति क्रिस्टियन कंगालू से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच यूपीआई भुगतान प्रणाली, फार्मा, ऊर्जा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने यहां संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। संत तिरुवल्लुवर ने कहा था, पढ़ई कुड़ी कुड़मैचु नटपरण आड़ू उड़ेयान अरसरुड़ एरू, यानी मजबूत देशों के पास 6 चीजें होनी चाहिए। एक, वीर सेना, देशभक्त नागरिक, संसाधन, अच्छे जनप्रतिनिधि, मजबूत डिफेंस और ऐसे मित्र देश जो हमेशा साथ खड़े रहे। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के लिए वैसा ही मित्र देश है। हमारे संबंधों में क्रिकेट का रोमांच भी है और त्रिनिदाद पीपर का तड़का भी है। शरद सर, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो की जब बात होती है तो 2000 करोड़ रुपए का व्यापार है। 1400 करोड़ रुपए का भारत निर्यात करता है और 600 करोड़ रुपए का आयात करता है। और ये बात सब जानते हैं कि वहां 40% आबादी जो है वो भारतीय मूल की है। 180 साल भी हो रहे हैं जब भारतीय मजदूर पहली बार वहां पर जाकर कामकाज उन्होंने शुरू किया था। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, इस मायने में जब त्रिनिदाद और टोबैगो पूरे कैरेबियाई देशों के समूह में भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है? प्रधानमंत्री जी का तो ये पड़ाव वो एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज का पड़ाव रहा। हालांकि यूपीआई वहां पर उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय में त्रिनिदाद टोबैगो बल्कि बाकी की कैरेबियन नेशंस जो हैं, यहां पर ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक कैरिकॉम नाम से संस्था है जिसको हम कैरेबियन कम्युनिटी कहते हैं, यूपीआई वो स्वीकार करने लगा है। और बड़ा एक वहां पर महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुआ कि ओसीआई कार्ड जो होता है, जिसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, आपको पता है कि वो एक तरह का भारतीय पासपोर्ट हो जाता है। ओसीआई होल्डर्स को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, आप एक तरह से नागरिक हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि अब ये ओसीआई कार्ड त्रिनिदाद टोबैगो के जो नागरिक हैं उनकी 6ठी जनरेशन, तो इसमें अब 6 जनरेशन तक ये मिल जाएगा। मैं समझता हूं त्रिनिदाद टोबैगो के वो नागरिक जो भारतीय, जिनके आज भी रिश्तेदार यहां पर हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज यहां पर हैं, जिनकी जड़ें यहां पर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अब 6ठी जनरेशन ओसीआई कार्ड, यानी कि उनको भारत आने के लिए अब वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक व्यापार की बात है आनंद, त्रिनिदाद टोबैगो के साथ हमारा बहुत लंबा चौड़ा व्यापार तो नहीं है, आपने जो आंकड़े दिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, पर संभावनाएं असीमित हैं। और ये प्रधानमंत्री जी का हॉल्ट मैं ज्यादा कल्चरल मानता हूं, हालांकि यूपीआई व्यापार बढ़ाने में ये सहयोग करेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री अर्जेंटीना पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति हावियर मिली के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। बातचीत में कृषि, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे।
अशोक सर, अगर 2019 और 2022 के बीच भारत और अर्जेंटीना के द्विपक्षीय व्यापार को देखें तो वो 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 53,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और हमें यह भी ध्यान देना है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनर्जी में भी अर्जेंटीना हमारा सहयोगी रहा है। आने वाले समय में जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं उससे दोनों देशों के व्यापार को कितनी गति मिलती नजर आ रही है? अर्जेंटीना की जहां तक हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा देश है और उसमें भी उसके साथ आपने जैसे कहा न्यूक्लियर एनर्जी और एनर्जी के बहुत उसमें उस देश में भी खनिज पदार्थ बहुत ही मात्रा में है और वहां पर भी क्रिटिकल मिनरल्स का, वो भी एक ग्लोबल साउथ का देश है, वहां पर भी क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ही अंबार है, बहुत ही भंडार है। तो जो भारत को चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं जो हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को तो हमने मिस कर दिया क्योंकि तब हम आजाद देश नहीं थे, तब हम एक कॉलोनी थे, परंतु अभी जो हम आजाद हैं और बड़ी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था अग्रसर कर रही है, जैसे आपने बताया चौथी अब अर्थव्यवस्था है, आगे बहुत ही शीघ्र तीसरे स्थान पर हम पहुंच जाएंगे विश्व की अर्थव्यवस्था में। तो हमको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाना है और अगर टेक्नोलॉजी में हमें आगे जाना है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो स्पेस हो, किसी भी प्रकार का, तो हमको चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स और वो वहां पर बहुत मात्रा में है। और हमने देखा है जो बहुत सारी भारत की जो कंपनियां हैं वो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं और हमारी एक खनिज पदार्थ की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है काबिल, उसने भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो मैं समझता हूं इन क्षेत्रों में बहुत ही हमारा साझेदार अच्छी तरीके से साबित होगा। मैं समझता हूं जो दोनों देशों के संबंधों को आगे पहुंचाने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अर्जेंटीना भी फुटबॉल प्रेमी देश है और इसके बाद जहां प्रधानमंत्री गए ब्राजील, यानी वो भी 5 बार का फुटबॉल विश्व चैंपियन रहा है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंचे। वैश्विक नेताओं के साथ उन्होंने सतत विकास, वैश्विक संस्थागत सुधारों और एआई सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया भी गए, जहां उनका भव्य राजकीय सम्मान किया गया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्र एजेंडे में सबसे अहम रहे। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है, क्रिकेट भारत के लोगों का पैशन। बॉल बाउंड्री के पार करे या गोल में डाले, जब दोनों एक ही टीम में हो तो 20 बिलियन की साझेदारी कठिन नहीं है। हम मिलकर भारत मर्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के विस्तार पर भी काम करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। पर्यावरण और क्लीन एनर्जी दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। इन 5 देशों की यात्रा का अहम पड़ाव था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को सशक्त करने, विकास से जुड़े मुद्दों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की। भारत के नजरिए से ये एक अहम बात रही कि ब्रिक्स के संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। इसके साथ खुफिया जानकारी साझा करने की प्रतिबद्धता भी दर्ज की गई। शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि ये केवल भारत पर नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता पर हमला था। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता जताई। प्रधानमंत्री ने दोहरे मापदंड अपनाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की भी अपील की। भारत ने इस बार ब्रिक्स के एजेंडे में कई अहम प्रस्तावों को आगे बढ़ाया। इसमें स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, वैश्विक संस्थाओं में सुधार, हरित निवेश और डिजिटल नियमन जैसे विषय शामिल हैं।
ब्रिक्स नेताओं ने आपसी व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सहमति जताई, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ब्रिक्स देशों ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता की मांग की और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी और ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज जैसे प्रस्तावों का समर्थन किया। सम्मेलन में डिजिटल तकनीक और एआई से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। इसमें एआई के अनधिकृत इस्तेमाल और डेटा संरक्षण के मुद्दों पर साझा नीति अपनाने की जरूरत बताई गई। भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच निर्यात प्रतिबंध हटाने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सहज करने का भी समर्थन किया। ग्लोबल साउथ के आपसी सहयोग को और मजबूत करने के भारत की सोच के नजरिए से ये समर्थन अहम है। अगले वर्ष भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और इन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर साझा समर्थन और मजबूत होने की उम्मीद है। शरद सर, जब भी ब्रिक्स की बात होती है और जब प्रधानमंत्री वहां गए, चूंकि इस बार ब्राजील उसकी अध्यक्षता कर रहा था, आपसे जो सवाल है ब्रिक्स को लेकर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले यह भी सुनने को मिला था कि ब्रिक्स अपनी एक नई करेंसी भी ला रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर में हो हल्ला भी मचा था और अमेरिका की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की गई थी। इस सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक को और आगे ले जाने की दिशा में किस तरह की पहल की गई? आपने देखा कि जैसे ही ब्रिक्स का सम्मेलन शुरू हुआ और ब्रिक्स ने जो इजराइल का अटैक हुआ उस पर भी कंडेम किया कि भाई ये ठीक नहीं था, और करेंसी की बात तो पिछली बार से चली रही थी। तो मुझे लग रहा है इस बात को लेकर अमेरिका को थोड़ा से ऑब्जेक्शंस थे कि कहीं डॉलर का वर्चस्व जो है, उन्होंने डॉलर इज किंग कह दिया कि भाई उसका वर्चस्व कम ना हो जाए। पर मुझे लगता है कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है आर्थिक तौर पर भी, वो देश एक दूसरे के पूरक हैं और मुझे लगता है यही ब्रिक्स नेशन का एक तरह से ध्येय है कि अगर हम एक दूसरे के पूरक हैं तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन सा देश बड़ा है कौन सा छोटा है। सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। एक को आज इंपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, दूसरे को वो आइटम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो भेज सकता है तो जरूर भेजेगा। आपने बिल्कुल कहा, लोकल करेंसी पे चर्चा हुई, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड के ऊपर चर्चा हुई, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका आपने जिक्र किया। मैं समझता हूं जब एडीबी बना था, मुझे याद है उस समय भी ऐसी बातें हो रही थी। और अगर ब्रिक्स नेशन मिलकर, और आज जब ब्रिक्स की गिनती बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं पता ब्रिक्स का नाम कैसे बदला जाएगा, क्योंकि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तक तो वो ऐड करना ठीक था, पर अगर अंग्रेजी में आप जाएं तो अगर हम इथोपिया और ये सब ऐड करें तो शायद नाम ब्रिक्स ही रहे, पर उसमें जो उसके भागीदार हैं वो बहुत हो जाएं। और जैसे जैसे ये भागीदार बढ़ेंगे मुझे लगता है ब्रिक्स का महत्व बढ़ता जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी देश को ऐसे किसी गुट की मीटिंग पर ऐतराज करना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक चर्चा होती है और जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनकी उन्नति के लिए चर्चा की जाती है। ये ऐसा मेरा मानना है। अशोक सर, अगर संयुक्त घोषणा पत्र की एक बात पर अगर हम चर्चा करें तो चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, खास तौर पर सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका का समर्थन किया है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूं जो अगर आप पुराने भी ये इनकी विज्ञप्ति देख लें, पुरानी डिक्लेरेशंस को देख लें, तो रूस और चीन ने ये इसको समर्थन दिया है, ब्राजील और भारत की मेंबरशिप को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। और उसमें मैंने देखा है साउथ अफ्रीका को नहीं दिया गया है इसमें, परंतु इनको दिया है, तो ये अच्छी बात है। मैं खाली ये कहना चाहूंगा उसमें जो इसको जरूर उनको वॉक द टॉक करना चाहिए, क्योंकि केवल विज्ञप्ति में ये दे देना, केवल उसमें घोषणा पत्र में ये दे देना, वो काफी नहीं रहेगा। और इसका बेसिक फोकस था ग्लोबल साउथ के ऊपर, जो ग्लोबल साउथ की आवाज को कैसे उभारा जाए। और मैं समझता हूं उसके उसमें चाहे वो आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा होना हो, चाहे वो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में हो, चाहे वो मल्टीलैटरलिज्म के बारे में हो, ग्लोबल रेगुलेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो, तो जो भी ग्लोबल साउथ का जो मुद्दा है उसको आगे ले जाने में बहुत ही मेरे विचार से ये सफल हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी के जो वक्तव्य थे उनको बहुत तरीके से 126 पैराग्राफ का ये डिक्लेरेशन है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिक्लेरेशन है, तो भारत की उस पर अमिट छाप मेरे विचार से उसमें दिखाई दी। शरद सर, अगर अशोक सर की बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, उस 126 पैराग्राफ में एक पैराग्राफ ग्लोबल ट्रेड पर भी है और उसमें कहा गया है कि एक तरफा टैरिफ लगाने के फैसलों पर चिंता जताई गई है जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। यह भी कहा गया कि पारदर्शी और समावेशी ट्रेड सिस्टम का समर्थन किया गया जिसमें विकासशील देशों से बिना भेदभाव का व्यवहार शामिल है। क्या यह किसी खास देश को या किसी खास तबके को एक संदेश देने के लिए इस तरीके की संदेश दिया गया है?
अंग्रेजी में कहते हैं नो मार्क्स फॉर गेसिंग कि ये किस देश को संदेश दिया जा रहा था आजकल चर्चा में है। तो मुझे लगता है अमेरिका को ये संदेश दिया गया कि आप अगर इस तरीके से यूनिलैटरली टैरिफ लगाएंगे, और आनंद, मैं इसमें व्यक्तिगत तौर पे एक अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा ये मानना है कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो एक नेचुरल इवोल्यूशन होता है, स्वाभाविक तौर पर उभर के आता है, और इसमें दशक लग जाते हैं। आप कुछ अच्छा बनाते हैं, मैं वो नहीं बना पाता हूं, मैं देशों की बात कर रहा हूं। आप कुछ सस्ता बनाते हैं, मैं उसको महंगा बना पाता हूं। आपके पास कुछ क्लाइमेटिक एडवांटेज है, कुछ आपके पास वातावरण का एडवांटेज है, आपके मौसम ऐसा होता है, आपके यहाँ ये उगता है, मैं उसको नहीं उगा पाता हूं। तो ऐसी बहुत सारी दो देशों के पास प्लस और माइनस चीजें होती हैं, इसी को मिलकर व्यापार बनता है। और मैं समझता हूं अगर ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि एक देश जितना निर्यात करे उतना ही दूसरा देश आयात करे। ये तो अभी भी हम जो आंकड़े देखें, अभी प्रधानमंत्री जी जहां गए, इन्हीं आप देशों का देख लीजिए, आपने भी आंकड़े बोले, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो ट्रेड डेफिसिट को लेके, यानी व्यापारिक घाटा जिसको हम कहते हैं, उसको लेके जो चिंता जताई जा रही है अमेरिका से, मुझे लगता है कि ये आर्थिक जगत में ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इस गड्ढे को अगर वो गड्ढा महसूस करते हैं, हम भाई उनसे आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो इस गड्ढे को आप जबरदस्ती नहीं भर सकते हैं। ये गड्ढा भरा जाएगा। आप अपने यहां अगर आप चाहते हैं फैक्ट्री लगे तो उसमें समय लगता है, पर इसको मुझे लगता है किसी डेडलाइन को फिक्स करके कि आप एक डेट निर्धारित कर दें कि इस डेट तक आप अपने आप को बदल लीजिए, या हम आपके सामान पर इतना टैरिफ लगाएंगे, इसी को लेकर ब्रिक्स में चिंता हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जब ब्राजील में स्टेट विजिट पर भी गए तो वहां पर उन्होंने जो वन ऑन वन बात करी, उन्होंने फिर व्यापार की बात करी। $12 बिलियन के करीब हमारा ब्राजील के साथ व्यापार है। उन्होंने, ये पहला ऐसा देश था इन पांचों देशों में जहां उन्होंने इसको 3 गुना बढ़ाने की बात करी। और क्योंकि इन पांचों देशों में मैं आपको ये बताऊं कि आर्थिक तौर पर ब्राजील सबसे बड़ा देश है, इसकी जीडीपी भी $2 ट्रिलियन से ऊपर की है और बहुत ही विकासशील देश है। आप अगर ब्रिक्स को बोलेंगे BRICS, तो ब्रिक्स में पहला नाम ब्राजील का आता है। तो मुझे लगता है ब्राजील का, जैसा मैंने कहा कि 2 डायमेंशंस रहे, एक ब्रिक्स नेशन का रहा और एक क्लियर संदेश वहां से दे दिया गया। इसी के रिएक्शन में, इसी का जो मैं कहूं अगर प्रतिक्रिया हुई कि अमेरिका से दूसरे दिन ये बयान आ गया, और दूसरे दिन क्या, उसी रात को बयान आ गया कि हम ब्रिक्स नेशन पे, जो भी ब्रिक्स के साथ देश अलाइन होगा उस पे हम 10% टैरिफ लगा देंगे। मुझे लगता है ये एक तरफा टैरिफ की जो नीति है, ये जल्द समझ में आ जाएगा जो भी देश इसको लगाएगा कि हमारे अपने लिए ज्यादा हानिकारक है बजाय इसके कि दूसरे के, क्योंकि ये महंगाई को बढ़ावा देगी, ये आपके देश में रिसेशन ला सकती है, ये आपके यहां व्यापार बजाय लाने के और कंज्यूमर्स को डैमेज करके उनकी सेविंग्स जा सकती हैं। और अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ गई तो पहले ही कोविड के बाद आपने देखा किस प्रकार देश इससे जूझे हैं, और अगर ये फिर बढ़ गई तो मुझे लग रहा अब की बार इसको संभालना बहुत ही कठिन काम होने वाला है। ब्रिक्स से अलग अशोक सर, ब्राजील की द्विपक्षीय वार्ता में भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब यानी 1.70 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का भारत ने लक्ष्य रखा है। और जबकि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, कृषि अनुसंधान और गोपनीय जानकारियों के आदान प्रदान पर भी चर्चा की है। इस द्विपक्षीय वार्ता के क्या मायने देखते हैं आप? ब्रिक्स द्विपक्षीय संबंधों में हमारा एक बहुत ही अच्छा साझेदार देश है, और अगर हम मल्टीलैटरल फोरम में देखें तो तब भी। और ये भी प्रधानमंत्री मोदी की 57 साल बाद एक द्विपक्षीय यात्रा थी। हालांकि ये उनका 4था दौरा था वहां पर, 3 बारी और पहले जा चुके हैं, परंतु सभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में जा चुके हैं। ये 57 साल बाद था और अपने दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही मेरे विचार से कारगर साबित हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ही क्षेत्रों पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वहां की। मेरकोसूर एक वहां का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, गुट है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बन गया है। और उसके साथ भारत एक प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट हमने साइन किया है, उसको हम आगे ले जा रहे हैं। तो आप कोई क्षेत्र देख लीजिए, वहां पर उनका जो पेट्रोब्रास है, जो एनर्जी है, जो उनके पास ऑयल गैस है, बहुत मात्रा में है। तो हम तो अपना 85-88% हम अपनी ऑयल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो चाहे वो कृषि हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी क्षेत्रों में हमारे उनके साथ बड़े अच्छा सहयोग है। और जैसे आपने आनंद अभी बिल्कुल ठीक कहा, जो $12 बिलियन से हम उसको $20 बिलियन अगले 5 साल में हमारा ले जाने का ये गंतव्य है। इसको हमने टारगेट फिक्स किया है और मुझे पूरा विश्वास है जो इसको हम ले जाने में सफल होंगे। ब्राजील की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज नामीबिया में हैं। लगभग 3 दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा हो रही है।
राजधानी विंडहोक में राष्ट्रपति नेटुम्बो नदी नदैतवाह के साथ उन्होंने बातचीत की है। भारत और नामीबिया में यूरेनियम खनन, रेयर अर्थ मेटल्स, ऊर्जा और यूपीआई जैसे प्रमुख विषय रहे हैं। शरद सर, अगर आपसे चर्चा करें तो भारत और नामीबिया का जो व्यापार है वो बहुत बड़ा व्यापार है और नामीबिया कुछ चीजों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जैसे समुद्री हीरे के भंडार की बात करें तो यहाँ लगभग 80 मिलियन कैरेट से ज्यादा हीरा मौजूद है और ये भी कहा जा रहा है कि अब उस हीरे को भारत सीधे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा काफी अहम हो सकती है, क्योंकि इस समय ये लंदन, एंटवर्प और दूसरे वैश्विक व्यापार केंद्रों से होते हुए ये भारत आता है। क्या इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर वहां पर हॉल्ट लिया है और उस देश का दौरा किया है तो बिल्कुल उनका एक समझौता ऐसा हो जिससे कि ये सीधे जो खनिज हैं वो सीधे भारत आ पाए। यूपीआई का जिक्र नामीबिया में भी आया और नामीबिया हम सब जानते हैं, भले ही देश बहुत छोटा है, जो लोग रुचि रखते हैं, जीडीपी 12-13 बिलियन डॉलर की है, उसकी आबादी भी करीब 30-40 लाख लोगों की है। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने देश का साइज, देश की आबादी और हमारा कितना ट्रेड होता है, हम अंग्रेजी में बोलते हैं वॉक द टॉक। जब G20 यहां हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ की बात करी तो सबने कहा कि भाई ठीक है, बात कर दी, मुद्दा उठा दिया, पर उन्होंने इस ट्रिप में यह करके दिखा दिया कि हम खाली जिक्र नहीं करते, हमें ग्लोबल साउथ की चिंता नहीं है, हम वहां जाके और उन देशों से बात करके जो सहयोग हम उनको दे सकते हैं हम जरूर देंगे, जो सहयोग हम उनसे ले सकते हैं जिससे कि इस ग्लोबल साउथ का उद्धार हो सके। आपने जो शुरू में वक्तव्य दिया था कि नॉर्थ वो ज्यादा प्रॉस्परस है, ज्यादा समृद्ध देश हैं और साउथ कुछ ऐसा लगा कि इतने दशकों में पीछे रह गया, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की ये यात्रा ब्रिक्स के अलावा पूरी तरह से वॉक द टॉक जिसको हम कहते हैं, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और बिल्कुल ठीक है, नामीबिया में हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, खनिजों की बात कर रहे हैं जिसमें डायमंड मुख्य है, यूपीआई की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है ये देश ऐसे थे जहां पर, जैसे अभी अशोक जी बता रहे थे, 57 साल बाद गए, कहीं 6 दशकों बाद गए, ये देश ऐसे थे जहां जिक्र तो रहता था पर भारत का जो उससे डायरेक्ट रिश्ता था, जो स्वाभाविक तौर पर ट्रेड चलता था, पर जब प्रधानमंत्री जी जाके वहां पर समझौते करके आ रहे हैं, जब वो पैक करके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका असर और उसका आपको इफेक्ट अब आने वाले कुछ महीनों में, हफ्तों में आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से इस देश के हमारी बहुत महत्व बढ़ जाएगी, उसके साथ व्यापार बढ़ जाएगा और उससे संबंध सुधरेंगे और ग्लोबल साउथ में एक आवाज आपको उठती हुई दिखेगी जो उन्नति की राह पर जाती दिखेगी। नामीबिया दुनिया भर में जंगली चीतों की सबसे ज्यादा आबादी वाला भी देश है और 2022 में 8 अफ्रीकी चीते भारत भी आए थे। अशोक सर, अगर इस कार्यक्रम को समअप करें, प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा विदेशी दौरा था ये। बतौर पूर्व राजदूत आप कैसे देखते हैं कूटनीतिक नजरिए से इन 5 देशों की यात्रा को? सबसे पहले तो मैं ऐसे कहूंगा 5 के 5 देश ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं। तो ये जो हमने 2023 में जब भारत ने प्रेसिडेंसी संभाली G20 की, तो 1 जनवरी को हमने कार्यभार संभाला और 12 जनवरी को हमने पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया। नवंबर में हमने दूसरा किया। हमने ये कहा जो 180 देश हैं जो G20 के बाहर हैं, उनकी आवाज को सुनना बिल्कुल जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए 5 देशों में और जितना भारत का जो वहां पर मान होता है, 4 इन देशों ने सबसे बड़े खिताब प्रधानमंत्री मोदी को दिए, भारत को दिए, ये बताने के लिए जो भारत को वो किस आदर से देखते हैं, किस रिस्पेक्ट वो देते हैं। तो ये उन्होंने किया और मेरे विचार से जो भारत ने, चाहे वो कोविड-19 में उनकी सहायता की हो, वो इस सब के लिए वो उन्होंने अपना धन्यवाद, उन्होंने अपना कृतज्ञता जताई प्रधानमंत्री मोदी को। परंतु ये केवल पीछे को जो हुआ है उसके ऊपर नहीं था। मैं समझता हूं आगे चलते हुए इन सभी यात्राओं का बहुत महत्व है। जो कि उन्होंने अग्रीमेंट्स हुई, जो बातचीत हुई, उससे हमारे संबंध इन सभी देशों से, 2 देश थे इसमें अफ्रीका में, 2 देश थे लैटिन अमेरिका में और 1 देश था कैरिबिया। और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं हमारे लिए, चाहे वो हमारी सामरिक संबंध हो या वो हमारे आर्थिक संबंध है। तो मैं समझता हूं बहुत ही अच्छा इससे हमको आगे इसका फल देखने को मिलेगा। अशोक सर, आपका और शरद सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। तो ये 5 देशों की यात्रा के बाद अब ये लगभग तय हो गया है कि ग्लोबल साउथ का ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है भारत। प्रधानमंत्री की ये यात्रा विकासशील देशों के हितों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लिए याद की जाएगी।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।